मोदी सरकार एक सक्सेसफुल सरकार है? मोदी सरकार 110% सक्सेसफुल सरकार है। मोदी जी ने कि भाई मैं तो शायद लोगों को पता नहीं है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। जब उनको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेच दिया, उस दिन अपना वो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, साहब मैं तो बेच चुका हूँ। 66 रुपये लीटर भी पेट्रोल था उस समय, तो किसी ने नहीं बोला था अच्छे दिन आएंगे। ये डिस्क्राइब करवाना चाहिए था कि अच्छे दिन किसके आएंगे। आप बोल रहे हैं एक मिनट, इंटरनेशनल प्राइस बढ़े हुए हैं सर, शायद आपको नहीं पता, इस समय जो हमारा क्रूड ऑयल है ना इंटरनेशनल को सर 62 क्रूड ऑयल चल रहा है। समझदार आदमी, सभी अंधभक्त नहीं होते, देश में समझदार आदमी भी हैं, उनको पता है ये चल कर रहा है और किसका केस है ये। सर रोजाना पिछले 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि 90 रुपये, लगभग कई जगह तो ऐसा है कि 100 रुपये तक पहुंचने को है। तो आप क्या कहेंगे सर कि क्या वाकई में मोदी सरकार एक सक्सेसफुल सरकार है? मोदी सरकार 110% सक्सेसफुल सरकार है और हर गवर्नमेंट की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर यहाँ पर 56 रुपये लीटर भी पेट्रोल था ना, 66 रुपये लीटर भी पेट्रोल था उस समय, तो किसी ने नहीं बोला, और आज बढ़ रहा है तो हो सकता है फिर कम हो जाए। सर अगर कंपेयर करें यूपीए की सरकार से, तो यूपीए की सरकार में क्रूड ऑयल 108 रुपये मिल रहे थे और जो पेट्रोल है वो लगभग 60-61 रुपये मिल रहा था। लेकिन वही उल्टा हो रखा है फिलहाल बीजेपी की सरकार में। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में कमी नहीं है? देखिए ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, विदेशी मुद्रा पर डिपेंड करता है और विदेशों से ही इसका प्राइस ये होता है, हमारे इंडिया में नहीं निर्धारित होते। बात समझ नहीं है। दूसरी चीज़ इंटरनेशनल है। दूसरा चीज़ क्या, दूसरा चीज़ है जी बोलिए। आप बोल रहे हैं एक मिनट, इंटरनेशनल प्राइस बढ़े हुए हैं सर, शायद आपको नहीं पता, इस समय जो हमारा क्रूड ऑयल है ना इंटरनेशनल को सर 62 क्रूड ऑयल चल रहा है और जब तक 112 रुपये। इंटरनेशनल नहीं है ये, मालूम है आपको। अभी जो हम लोग पेट्रोल ले रहे हैं इंटरनेशनल में 32 रुपये लीटर आ रहा है, सॉरी 32 रुपये है इस समय इंटरनेशनल, और हमारा जो एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र ले रही है वो 32 रुपये ले रही है। क्यों ले रही है? कांग्रेस के ज़माने में, पार्टी डजंट मैटर, कांग्रेस के ज़माने में यही लोग पेट्रोल पे गाड़ी लेके चलते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। अमिताभ जी हैं, अक्षय कुमार हैं, उनको तब दिखाई दे रही थी महंगाई, 55 रुपये में उनको महंगाई थी, अब 100 रुपये हो गया, उनको मतलब नहीं है। एक ट्वीट भी नहीं करते और अपने आप को बोलते हैं देशभक्त। एक ट्वीट नहीं किया जा रहा कि पेट्रोल 100 रुपये हो गया है, जनता के लिए कुछ तो बोला जाए। और दूसरे हैं हमारे रामदेव जी, आप बोल रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि कम होना। अभी बोला उन्होंने, कल मैंने देखा बोल रहे थे कि मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी सरकार की कुछ इश्यूज़ होते हैं, मे बी इसलिए बढ़ गया हो। जब 56 रुपये था तब आप मैदान में कूद गए थे कि पेट्रोल बढ़ गया, जब आपको नहीं देख रहा था। उन्होंने बोला था कि मोदी जी ना ब्लैक मनी विदेश से लाएंगे तो 35 रुपये पेट्रोल बांटेंगे हम फ्री में, 15 लाख हर एक व्यक्ति को देंगे। अब सब धरा का धरा रह गया। अब कोई भी बात कर दो बंदा, बस अगर कोई विपक्ष का बोल जाए ना वो देशद्रोही है। कसम खा लिया कि अगर आपने मेरा अगेंस्ट एक भी वर्ड बोल दिए साहब, आप देशद्रोही हो गए। एक तो ये मेंटालिटी बन गई है पूरे देश की। इसी पर मैं एक बात बोलूँगा। आज ही मैंने एक कहावत पढ़ी थी। एक राजा था, राजा अपने कपड़े जब सिलवाने गया एक दर्जी के यहाँ, तो दर्जी ने बोला साहब आप मेरे यहाँ मत सिलवाओ। उसने कहा क्यों? कि मेरे यहाँ जो कपड़े सिलवाने लोग आते हैं ना वो देशभक्त होते हैं। कि नहीं मैं भी बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। कि नहीं हो आप देशभक्त? उसने कहा मैं देशभक्त हूँ। उसने कहा जितने भी जो देशद्रोही होते हैं ना उसको कपड़े मेरे सिले हुए दिखते नहीं हैं। राजा ने कहा मेरे कपड़े तो मैं देशभक्त हूँ। राजा ने अपने कपड़े सिलवा लिए, सिलवाने दर्जी के डाल दिए। 3 दिन बाद अपने सिपाही को भेजता है, सिपाही के जाता है देखने राजा के यहाँ, तो वो सिपाही देखता है कपड़े तो सी नहीं रहा था, दर्जी बैठा हुआ था। तो राजा से वो दर्जी से बोलता है उसका सिपाही, सर मेरे कपड़े सिल नहीं रहे। उनका सिल तो रहे हैं, जब उसको देख ही नहीं रहे। उसने सोचा अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं देख रहे, उसने एक बात पहले बोल दी थी कि देशद्रोहियों का दिखता नहीं है। उसने कहा हाँ, अपने मन से सोचता है हाँ सिल रहे हैं। जब वो 6 दिन बाद आया तो राजा के ले गया वो कपड़े। वो जब दुकान पर आया उन्होंने कहा कपड़े कहाँ के? वो रखे हैं। उसको पता था कि वो कपड़े दिख नहीं रहे, लेकिन उसने पहले ही कह दिया था कि देशद्रोहियों का दिखता नहीं है। तो वही जब वो राजा के ले गया, कपड़े नहीं ले गया, उसने राजा से कहा राजा साहब मैं आपके कपड़े सिलवा के लेकर आ गया। तो राजा को कपड़े दिख नहीं रहे थे, लेकिन एक बात याद थी कि उसने एक बात बोला था कि देशद्रोहियों को कपड़े मेरे दिखते नहीं हैं। तो वही आज का हिसाब है कि साहब ताली बजानी है, जो नहीं बजाएगा वो देशद्रोही हो गया। टॉर्च जलानी है साहब, जो उसने नहीं करी वो देशद्रोही हो गया।
तो साहब ऐसे तो नहीं चलता। लोकतंत्र ये यहाँ विरोध होता है। गवर्नमेंट कोई भी रहे, कोई भी, अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो ये प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। यहाँ तो राजा का हो जाएगा। साहब आपने राजा के खिलाफ एक बात बोल दी, आपको जेल जाना पड़ेगा। यही आप यूपी सरकार में देख लो, वेदर आप केंद्र सरकार में चले जाओ, आप विरोध नहीं कर सकते। तो सर आपके कहने का मतलब है कि फिलहाल जो है प्रजातंत्र वो खत्म हो रहा है और राजतंत्र वापस आ रहा है। मैक्सिमम आप यही समझ सकते हैं, आप यही समझ सकते हैं। छोटे से लेकर बड़ा आदमी तक, अगर वो जज भी है ना, आपने देखा होगा अभी 4 साल पहले पहली बार इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा हुआ था कि 4 जज की कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने आकर ये बोला था कि देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है। सब उनको भी देशद्रोही कर दिया गया। और उन्हीं अगर वही अब सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं, उन्होंने उनके पक्ष में फेवर में एक वो दे दिया, अगर उसके अगेंस्ट बोल दिया तो वो देशद्रोही है। CJI ने उनके मतलब अगेंस्ट, जैसे कि अभी कोई इशूज़ था बिल्कुल मोदी सरकार के पक्ष में एक बात बोल दी, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई बोलता है तो वो देशद्रोही हो गया। तो सर अभी फिलहाल जो किसानों ने ये बताया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आ रही है? बिल्कुल, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, जिस CJI ने केंद्र के मुनाफिक, केंद्र के साथ में एक आदेश पारित करा, 3 महीने के अंदर आपने रिटायरमेंट ले लिया, आप राज्यसभा पहुंच गए पार्टी को लेकर, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस CJI जिसको हम भगवान मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, उसका जज 3 महीने के अंदर एक पार्टी का राज्यसभा पहुंच जाता है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतंत्र और हमारा इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है वो सही निर्णय ले रहा है। सर जो दाम बढ़ रहे हैं, लगभग महंगाई हर जगह बढ़ रही है, नौकरी है नहीं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? जो मोदी सरकार हमेशा ये कहती आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, तो अब क्या लगता है आपको? बिल्कुल, उन्होंने एक बात बोली थी, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था कि अच्छे दिन किसके आएंगे। इन लोगों को समझना चाहिए था। अच्छे दिन उन्होंने बोला था, मैं दो, हम दो, हमारे दो के, मेरे अंबानी के आएंगे और मेरे अडानी के आएंगे और मेरे पार्टी के लोगों के आएंगे, सबका थोड़ी बोला था उन्होंने। आपने ये नहीं सुना था, उन्होंने बोला था अच्छे दिन आएंगे। ये डिस्क्राइब करवाना चाहिए था कि अच्छे दिन किसके आएंगे। तो अच्छे दिन उन्होंने वो अंदर रखा था, उनके मन में था कि अच्छे दिन किसके आने वाले हैं। यहाँ लोकतंत्र, नौकरियाँ खत्म हो गई हैं। नोएडा जैसे शहर में नौजवान लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है। जो BTech करके आए हुए हैं वो मुश्किल से कॉल सेंटर में आप चले जाओगे, इंजीनियर लोग 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं। मजबूरी है उनकी, क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है। सर बजट को लेकर लगातार जो है विपक्ष विरोध कर रही है कि वो बजट अच्छा नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि वो आइडियल बजट है। आपको क्या लगता है? बजट, अब मैं बजट के आता हूँ, तो हमारी वित्त मंत्री जी ने बजट में, सिर्फ बजट में मैक्सिमम उनका जो फोकस रहा था वो हमें बेचने के लिए रहा था कि सुनिए मैं देश में क्या क्या बेचूंगी। मतलब एक सेल परचेज लगाई थी। बजट क्या था? सेल परचेज में 2-3 सारे के सारे पेट्रोल तो हमने बेच ही दिया है। जितने हमारे इंडियन ऑयल था वो हमने बेच दिया है। बाकी जितनी भी बैंकें हैं अभी गवर्नमेंट है उनको भी हम प्राइवेटाइजिंग कर रहे हैं। रेल को हमने बेच दिया। जो हमारे कुछ एयरपोर्ट बचे हैं उनको भी हम बेचने वाले हैं। तो यही था कि हम बेचने पे लगा हुए हैं। जो कुछ बचेगा बेच दूंगा। हाँ, एक चीज़ और बोला था मोदी जी ने कि भाई मैं तो, शायद लोगों को पता नहीं है, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा। जब उनको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेच दिया, उस दिन अपना वो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। साहब मैं तो बेच चुका हूँ, मेरा काम हो चुका है। आने वाले दिनों में क्या लगता है कि देश किस तरफ खड़ा है? ये शायद हर एक जो देश के लिए भला चाहता है, जिसके दिल से है, जिसके अंदर से चाहता है, उसको पता है कि देश में चल क्या रहा है। अगर मैं किसी को भी आप ले लीजिएगा, अभी मैक्सिमम लोग हमारे पंजाबी लोग थे, मैक्सिमम जो धरने में थे उनको खालिस्तानी बोल दिया गया। उस जगह उससे पहले कुछ मुसलमानों ने प्रदर्शन किया गया था, उनको तो पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, आतंकवादी बोल दिया गया। आज हमारे किसान भाई लोग, अरे जब उनको विरोध है, आप मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे बेनिफिशियल है, यानी आपने किसानों के लिए बनाई है। जब वो मुझे पसंद नहीं है, आप मेरे लिए कोई चीज़ लेकर, मैंने कहा ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो आपका क्या नुकसान, उसमें नुकसान हो रहा है, मुझे इतना बता दो। और रही बात ये बोलना है कि मंडियाँ लाएंगे, मंडियों के जो अब ये कानून लाने वाले हैं ना, वो कानून हमारा ऑलरेडी बिहार में चल रहा है। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं जो कि बिहार में क्या हाल है किसानों का। ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बोला था कि कहीं का, मैं बता रहा हूँ, कहीं का किसान कहीं भी जा सकता है। इनके मुख्यमंत्री MP के जनाब बोल रहे हैं कि बाहर का जो भी किसान लेकर आ गया ना यहाँ पे अनाज, उसकी गाड़ी भी जब्त कर लूँगा और उसको भी बंद कर दूँगा। ये हाल है।
भाई। मतलब कि कोई भी अभी फिलहाल केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार में कोई भी सुकून से नहीं रह पाएगा। एग्जैक्टली यही है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जीएसटी से, हमने जितने भी हमारे मीट के बिजनेसमैन थे उनको हमने ख़त्म कर दिया। हमने स्टार्ट करा डिमोनेटाइजेशन से, साहब हम नोट बंद कर रहे हैं, ये होगा वो होगा। लोग मतलब एक पैसा वापस, जितना हम बता रहे थे कि साहब इतने करोड़ रुपया उतना को उतना हमारे पास वापस आ गया, पता नहीं क्या हुआ। बोला था कि साहब अभी हमने डिमोनेटाइजेशन कर दिया तो आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद भी पुलवामा में हमारे देश शहीद होते हैं, उनका पता आज तक नहीं लगा पाया। हमारी वो इंटेलिजेंस है, जो लोग जा रहे होते हैं तो वो दिमाग से समझ लेते हैं हाँ ये आतंकवादी है। दिल्ली में उनको दिमाग से पकड़ लेते हैं ये आतंकवादी है। और जिन्होंने इतना बड़ा ब्लास्ट किया, हमारे 46 सैनिकों को, हमारे भाइयों को शहीद कर दिया, उनका आज तक पता नहीं लगा। और जो पकड़ा गया था एक उनका सेना का अधिकारी, उसको 6 महीने के अंदर जमानत मिल गई। यहाँ एक मर्डर केस को 6 महीने में जमानत नहीं मिलती, उसने इतने बड़े आदमी को जमानत दे दी गई। क्यों भाई? कहीं ना कहीं दिखता है ना भाई। देखो समझदार आदमी, सभी अंधभक्त नहीं होते, देश में समझदार आदमी भी हैं, उनको पता है ये चल कर रहा है और किसका केस है, ये जो चाहते क्या है, क्योंकि क्लियर पता है कि इनका जीत किस रीज़न से है उसकी। और इसकी क्लियरली रिपोर्ट निकली है अर्नब गोस्वामी की चैट से। भाई एक पत्रकार को ये आपको पता है देश में क्या होने वाला है, इंटेलिजेंस उसको पता है हमारे देश में क्या होने वाला है। कैसी इंटेलिजेंस है भाई? क्या हो रहा है ये देश में यार, समझ नहीं आ रहा। किसान परेशान, आम आदमी परेशान, गरीब परेशान, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेसमैनों का परेशान है। अच्छा पहले क्या हुआ करता था, पहले कुछ लोग जितने भी अमीर आदमी थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर पैसा ले लेते थे, भ्रष्टाचार होता था तो वो जेल जाते थे। अब क्या होता, अब भ्रष्टाचार होता, पैसा लेके विदेश जाता है, क्योंकि विदेश में पहले से साठ गांठ है, तुझे मैं भगाऊंगा और आधा पैसा तू मेरा विदेश में जमा कर दियो। आज तक अभी तक इस 5 साल में आपने सुना? आप सुनते हो साहब अब तो आने वाले हैं वो विजय माल्या, बस चल दिए 2014 के चले, आज तक नहीं आए। अभी फिर चुनाव होगा तो ये बोल दिया जाएगा बस चलने वाले हैं, वहाँ से सेना लेके आ रही है, आज तक नहीं आई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।